हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। 6.1 तो कर चुके हैं, 6.2 को करेंगे। 6.2 में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हम लोग कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर करते चलते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को पहचानना। मेन तो है इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने से पहले, खास करके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आना चाहिए। क्लास 11 में जो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे ना, क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालने के लिए सीखे थे स्ट्रेट लाइन का, और बहुत तरह का इक्वेशन लिखने के लिए सीखे थे। स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए सीखे थे। तो हम लोग को ये पता चल जाना चाहिए अभी कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव कब होता है और लाइन का स्लोप निगेटिव कब होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, तब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आएगा। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, कुछ फंक्शन का एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाते हैं। तो सबसे पहला मान लेते हैं कि कोई लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ये दोनों का ग्राफ बनाने के लिए आना चाहिए सबको, ठीक है। क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं? तो देखिए एक चीज पता चल रहा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है। ये दोनों इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन है। दोनों का जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और दोनों का फॉर्म कैसा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब इसका स्लोप कितना है? m जो होता था वो स्लोप होता था, तो इसका स्लोप है 1 और इसका स्लोप है -1। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें देखिए 1 को क्या कहते थे? y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो होता था वो लाइन का स्लोप होता था। लाइन का स्लोप किसको बोलते हैं? कोई भी लाइन खींच दिए, x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया। अब इस एंगल का टेंजेंट निकालते थे। टेंजेंट मतलब tan थीटा निकालते थे। अगर 45 डिग्री है तो tan 45 1 होगा, तो इसका स्लोप 1 हो गया। अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/√3। ये अगर 60 डिग्री है तो इसका स्लोप √3 हो जाएगा। अगर कोई लाइन इस तरह से खींचा हुआ है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। और कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कहीं टच नहीं कर रहा है, मतलब एंगल 0 है, तो tan 0 का वैल्यू 0 होगा। तो इसका स्लोप 0, इसका इन्फिनिटी, और इसका तो थीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर लाइन इस तरह से बना, ऐसे ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। एक्यूट एंगल अगर बनेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 80, कुछ भी 90 से छोटा, तो 90 से छोटा जब एंगल बनेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे ही ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये 90 से बड़ा हो गया। 90 से बड़ा हो गया मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पहुंच गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पहुंच जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी कि एंगल अगर ये एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और एंगल ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा निगेटिव होगा। tan थीटा निगेटिव होने का मतलब कि लाइन का स्लोप निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ये दोनों का ग्राफ बना करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन का ग्राफ बना करके चेक करते हैं।
दोनों का ग्राफ बनाना है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इंटरसेप्ट कितना है 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1 पे ये लाइन काट रहा होगा y एक्सिस को, ठीक है। और इसका स्लोप है 1, मतलब जो लाइन हम खींचेंगे वो x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 45 डिग्री, तभी तो स्लोप 1 है ना, tan 45 ही तो 1 होता है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। और अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसमें देखिए स्लोप कितना है -1, अब tan थीटा में -1 किसका वैल्यू है 135 डिग्री का, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है 1, मतलब कटेगा तो यहीं पे, लेकिन इस बार लाइन कुछ इस तरह का होगा, मतलब x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 135 डिग्री बनाएगा और ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 135 डिग्री का एंगल बनाया तो tan 135 का वैल्यू -1 होता है, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया निगेटिव, और इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप हुआ पॉजिटिव, ठीक है। अब दोनों ग्राफ को जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ग्राफ तो ऐसे खींचा गया ना और ये वाला ऐसे खींचा गया, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है, x जब इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ के हिसाब से बता रहे हैं अभी, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। देख लो ना, x अगर इधर जा रहा है तो y किधर जा रहा है इधर, मतलब जितना दूर जाएंगे x में y उतना ऊपर चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसमें आते हैं जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, y का वैल्यू देखो यहाँ पे ज़्यादा था, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब हम लोग राइट साइड इधर चलते जाएंगे तो y का वैल्यू क्या होते जा रहा है धीरे धीरे घटते जा रहा है ना। यहाँ पॉजिटिव में था, मान लेते हैं कि 4 के पास था, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर इधर माइनस में जाने लगा। x जितना आगे चले जाएंगे y उतना नीचे चला जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज होगा, और इसमें क्या है कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों तो सिंपल था, खैर ये तो ग्राफ देख करके बता दिए कि यहाँ x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, यहाँ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो y जब बढ़ेगा x के साथ साथ तो इंक्रीजिंग, और x के बढ़ने के साथ अगर y घटने लगा तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। आप यहाँ से भी बता सकते हैं, है ना, इक्वेशन को देख करके। जैसे x का वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो y का वैल्यू कितना हो गया 1, x का वैल्यू अगर 0 डाले तो y का वैल्यू कितना मिला 1, x के जगह अगर 1 डाल दें तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू अगर 2 डाल दें तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, x का वैल्यू अगर 3 पुट करें तो y 4 मिलेगा। तो हम क्या देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे x को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिना ग्राफ के बता दिए, इस इक्वेशन को देख करके इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको पता चलते जाएगा कि x को इंक्रीज करवा रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसमें आते हैं x के जगह अगर 0 डाल दें तो y का वैल्यू 1 होगा, x के जगह अगर 1 डाल दें तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 2 डाल दें तो y का वैल्यू -1, x के जगह 3 डालो तो y का वैल्यू -2। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ तो x इंक्रीज करते जा रहा है लेकिन y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो इंक्रीजिंग हुआ, ये डिक्रीजिंग हुआ, लेकिन हर जगह हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं। जैसे अब एक कुछ और फंक्शन ले लिए, तो लीनियर फंक्शन था, स्ट्रेट लाइन खींच दिए और आसानी से बता दिए। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स या y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये सब कोई फंक्शन लिए।
अब इसका ग्राफ तो याद है ना, क्लास 11 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और ये दोनों साइड कंटिन्यू रहेगा, इधर भी और उधर भी। ये हो गया 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ आकर के 2π, इधर चलेंगे तो -π/2 और यहाँ -π। यह sin x का ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में अगर हम पूछें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन अब कैसे हम बता सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो बढ़ते जा रहा है और यहाँ से फिर घटना शुरू हो गया और घटते ही जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से फिर ये बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 5π/2 तक, यहाँ तक बढ़ते चला जाएगा। तो ये फंक्शन के बारे में हम अब कंफ्यूजन होने लगा ना, ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए हमको इंटरवल का जरूरत पड़ेगा। जैसे अगर हम पूछते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ये बता दो, तो तुरंत हमसे सवाल पूछा जाएगा कि किस इंटरवल में, है ना, तो हमको इंटरवल भी बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये सब फंक्शन में था कि ये सीधा बढ़ते जा रहा है, अब इसके लिए कोई भी इंटरवल हम दे दें तो उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, इसमें कोई भी इंटरवल दे दें वो फंक्शन डिक्रीजिंग ही है। लेकिन इस तरह के फंक्शन में जब तक एग्जैक्ट इंटरवल नहीं बताएंगे तो ये फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बताया जा सकता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने के लिए हमको इंटरवल पता होना चाहिए। तो अगर हम पूछें कि 0 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, अब तो बांध दिए, अब तो इंटरवल है, मतलब ग्राफ हमको यहाँ से ले करके सिर्फ यहाँ तक देखना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, बस इतना। अब इस इंटरवल में भी हम देख रहे हैं कि 0 से लेके π/2 तक तो बढ़ रहा है और उसके बाद π/2 से पाई तक घट रहा है। तो किसी भी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज नेइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हालांकि दोनों काम हो रहा है इस इंटरवल में, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि इस इंटरवल में ना तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है और ना ही फंक्शन सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, तो नेइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहा जाएगा इस फंक्शन को। अगर हम 0 से π/2 के बीच का बात करें, 0 से π/2 के बीच में, तो सिंपली कहा जा सकता है कि 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंटरवल पे डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में हम क्या बोल रहे हैं, 0 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और π/2 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और 0 से पाई के बीच में पूछें तो ना तो इंक्रीज कर रहा है सिर्फ और ना ही सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, वहां तो दोनों काम हो रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नेइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ना तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है और ना ही सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, वहां तो दोनों काम हो रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए इंटरवल जरूरी होगा, ठीक है। अब इसी ग्राफ को थोड़ा हम लोग फ्रेश करके बनाते हैं बड़े साइज में, ताकि हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे डेरिवेटिव का अप्लाई कर सकेंगे। कैसे हम बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये तो ग्राफ देख करके बता दिए ना। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ हमको याद था, बना दिए। अब कुछ फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका ग्राफ हमको नहीं पता है, जैसे y = x + 1 का होल क्यूब, इसका तो ग्राफ नहीं पता है। अब इसके बारे में कैसे कहें कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इसका तो ग्राफ पता था, बना दिए, उसके बाद बता दे रहे हैं।
तो बिना ग्राफ बनाए हम लोग को बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सब कुछ बताना है कैसे, बिना ग्राफ के हेल्प के। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मतलब डेरिवेटिव का यूज करके बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इस फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं, एक बार इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, जब ये एंगल एक्यूट बनेगा, मतलब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप निगेटिव। कौन सा एंगल, लाइन और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, नोट कर लिया जाए। ये बना दिए साइन एक्स का ग्राफ, 0 π/2, यहाँ पाई 3π/2 और यहाँ 2π। ठीक, अब इस फंक्शन के बारे में क्या बोले कि ग्राफ हमको पता है y = sin x का ग्राफ हमको पता था, बना दिए। अब हम बोल रहे थे कि 0 से लेके π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, बढ़ते जा रहा था ना, जैसे जैसे x बढ़ते जा रहे हैं ये देखो ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे π/2 के बाद हम बढ़ते जाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो ध्यान से कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है, देखो 0 से π/2 के बीच में जो ये कर्व जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना दूर के बीच में किसी भी पॉइंट पे, ढेर सारा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, हमेशा x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ टेंजेंट का जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। x का पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है और टेंजेंट जो खींचे ये वाला है। ठीक है, तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वहां तक फंक्शन पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब एंगल एक्यूट बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और यहाँ से इधर जब जाते हैं तो यहाँ से इधर जब जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच करके देख लो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच करके देख लो, हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप π/2 के पहले जितना भी पॉइंट था, π/2 के पहले, देखिए इसमें कितना सारा इंटरवल बन सकता है। पहले तो 0 से लेकर के π/2 ये हुआ पहला इंटरवल, 0 से लेकर के π/2 ये हो गया दूसरा इंटरवल, π/2 से लेकर के पाई तक और π/2 से लेकर के पाई तक। अब ये सब इंटरवल का मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि π/2 के लेफ्ट साइड में इस फंक्शन पर y = sin x का जो फंक्शन था, तो 0 से लेके π/2 वाले इंटरवल में कहीं भी टेंजेंट खींच रहे हैं तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। किसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप। इस कर्व के ऊपर जितना भी टेंजेंट खींच रहे हैं लेफ्ट साइड में, π/2 के लेफ्ट साइड में, सबका टेंजेंट कैसा हो रहा है, टेंजेंट और x एक्सिस के बीच का एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है। इसका मतलब dy/dx
dy/dx हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और π/2 के जब राइट साइड में जा रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है टेंजेंट और पॉजिटिव x डायरेक्शन में। पॉजिटिव x एक्सिस और इस कर्व पे जो टेंजेंट खींच रहे हैं उसके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब भी बनेगा तो इसका मतलब है कि स्लोप निगेटिव होगा, है ना। tan थीटा का वैल्यू अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, तो tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते थे, इसको m से दिखाते थे। और डेरिवेटिव जो होता है dy/dx, ये भी क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। इसको नोट करके रख लेते हैं। dy/dx क्या था, dy/dx इसी को तो बोलते थे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve fx at any point। dy/dx क्या दिखाता है, कोई भी फंक्शन है y = fx, उस फंक्शन के ऊपर जितना भी टेंजेंट खींचेंगे सबका स्लोप क्या होगा, dy/dx। अब यही dy/dx at x = c ऐसे लिख दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = fx at the point x = c। मतलब कोई कर्व ऐसे खींचा हुआ है तो इस पर ढेर सारा पॉइंट होगा इस पर, और हर पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, तो सबका स्लोप dy/dx ही होगा। अगर हमको इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए जो x = c पे खींचा हुआ है, तो dy/dx निकाल के जो भी आएगा उसमें x का वैल्यू क्या करेंगे, c पुट कर देंगे। dy/dx का वैल्यू जो भी आएगा उसमें x के जगह d पुट कर देंगे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा हुआ है उसका स्लोप पता चल जाएगा। तो dy/dx क्या कहलाता है, किसी भी कर्व के लिए उसी कर्व के ऊपर जितना भी टेंजेंट खिंचाया है सबका स्लोप हो जाएगा ये, ठीक है। अब x का वैल्यू अलग अलग उसमें डालते रहेंगे तो हर टेंजेंट का अलग अलग स्लोप निकलता रहेगा। हम लोग देख रहे थे कि 0 से लेके π/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग था। जब तक फंक्शन इंक्रीजिंग था तब तक टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो रहा था, और जैसे ही फंक्शन इधर डिक्रीजिंग होने लगा तो टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होने लगा। मतलब dy/dx का वैल्यू लेस देन 0 आने लगा। कब, जब फंक्शन डिक्रीजिंग था, ठीक है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग था तो dy/dx ग्रेटर देन 0, जब फंक्शन डिक्रीजिंग था तो dy/dx लेस देन 0। और π/2 पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचे तो x एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है ना। तो टेंजेंट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रहा है तो उसका स्लोप क्या होता था, 0। बता चुके हैं पहले ही, x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रहा है तो इसका स्लोप 0 है। तो यहाँ जो टेंजेंट खींचे x = π/2 पर, ये टेंजेंट चला जा रहा है x एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब dy/dx 0 होगा यहाँ पर। कहाँ पर, x = π/2 पर। x के उस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हो जाए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट को हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ x at which the slope of the tangent to a curve is 0. That means
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर x के जिस वैल्यू पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलने लगेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो अब देखते हैं ध्यान से। 0 से लेके π/2 इंटरवल के बीच में इस ग्राफ को देखना है, और ख़ास करके ये पहले वाले इंटरवल का हम बात कर रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में। तो इस इंटरवल को देख करके समझ में आ रहा होगा कि इसमें 0 को भी नहीं लेना है, π/2 को भी नहीं लेना है। ठीक है, π/2 के लेफ्ट में कोई नंबर अगर होगा उसके जस्ट बगल में उसको लेंगे, और 0 के जस्ट बगल में राइट साइड अगर कोई नंबर होगा तो उसको लेंगे। तो खैर 0 के बगल में और π/2 के इधर लेफ्ट साइड बगल में कोई भी नंबर लेते हैं, उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा। तो इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में अगर देखें तो स्लोप हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस इंटरवल का अगर बात करें, इस इंटरवल का अगर बात करें तो इसमें f' हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल बनाएगा मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप हम लोग किसको बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को, f' को, यही सब कहलाता स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इस इंटरवल में देखते हैं 0 से π/2 के बीच में, तो इसमें हम देखेंगे ये भी तो वही वाला इंटरवल है। अंतर सिर्फ क्या है कि इसमें 0 और π/2 भी इंक्लूड हो गया है, मतलब 0 को भी लेना है और π/2 को भी लेना है। तो f' ग्रेटर देन 0 तो मिलेगा ही, π/2 को जब ले लेंगे तो इक्वल टू 0 भी मिलेगा। ठीक है, π/2 को जब इंक्लूड कर देंगे, x इज इक्वल टू π/2 को ले लेंगे तो स्लोप वहां पे पॉजिटिव भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा। इस इंटरवल में आते हैं तो इसमें f' का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा, और इस इंटरवल में आएंगे तो f' का वैल्यू लेस देन 0 तो था ही, इक्वल टू 0 भी होने लगेगा, क्योंकि π/2 यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब 4 कंडीशन मिल गया हमको। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो स्लोप निगेटिव होता है, और पॉजिटिव और इक्वल टू 0 दोनों है। इक्वल टू 0 कब होता है, जब क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव कब, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। स्लोप निगेटिव कब होगा, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और स्लोप 0 कब होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट हमको मिलेगा, x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अब यहां से कुछ नोट करने लायक चीज है। ठीक है, तो इधर वाले को हम मिटाते हैं, नोट कर लिया जाए। पहला, फंक्शन f(x) is said to be increasing in the interval ab if f(x) is greater than equal to 0 for all x belongs to ab। जो चीज वहां बताए उसी चीज को यहां स्टेटमेंट में लिखवा रहे हैं। किसी भी इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन f(x) को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे कब, जब f' का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दूसरा, चारों स्टेटमेंट को लिखेंगे अभी। फंक्शन f(x) is said to be decreasing in AB if f(x) is less than equal to 0
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, एफ डैश एक्स, ध्यान तो इसी में सिर्फ देना है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। 3, किसी भी फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे कब? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो इस इंटरवल में, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो इस इंटरवल में, तो उसको कहा जाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग है। उसके बाद फंक्शन एफ एक्स इज said to be strictly increasing in interval ab if f dash x is greater than 0 for all x belongs to ab। इसमें ये चीज ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ फंक्शन इंक्रीज ही करते जा रहा है, उसमें स्लोप कभी 0 नहीं होगा। जैसे ये वाला इंटरवल था 0 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल था, मतलब π/2 को नहीं लेना है, तो π/2 को नहीं लेंगे तो टेंजेंट का स्लोप कभी भी 0 के बराबर होगा ही नहीं, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग तो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ये, है ना, क्योंकि इसमें स्लोप एक टाइम पे 0 भी हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी स्लोप पॉजिटिव है लेकिन 0 भी हो जा रहा है कभी कभी, तो उसको सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे, और 0 नहीं हो रहा है कभी तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसी तरह से एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो सिर्फ डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में स्लोप कभी भी 0 नहीं होगा। चौथा पॉइंट, फंक्शन एफ एक्स is said to be strictly decreasing in interval ab if f dash x is less than 0 for all x belongs to ab। ये 4 चीज ध्यान रखना है। ठीक है, 4 चीज ये ध्यान रखना है। पांचवा चीज क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, ठीक है, मान लेते हैं साइन एक्स का ही ग्राफ बनाते हैं, इंटरवल हम 0 से π/2 ना दे करके इंटरवल हम दे दिए कहाँ से कहाँ, 0 से π। ठीक है, 0 से π के बीच में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो 0 से π के बीच में फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज भी कर रहा है और यहाँ से फिर यहाँ तक डिक्रीज भी कर रहा है। तो 0 से π वाले इंटरवल में देखें तो इसमें दोनों काम हो रहा है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। तो किसी भी इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है तो हम यही तो कहेंगे कि ना तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसको हम लोग नेइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानेंगे। इसको मिटाते हैं, है ना, और उसको लिखते हैं स्टेटमेंट में। फंक्शन एफ एक्स इज said to be neither increasing nor decreasing in interval ab if f dash x is less than 0 और f dash x
इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जा रहा है उसमें, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इन ए बी, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद कुछ और फिगर से समझाते हैं। ये यहाँ कुछ फिगर बना हुआ है। अब इसमें इस फंक्शन को देख करके पता चल रहा है कि ये फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर बीच में इसका स्लोप 0 हो गया। कांस्टेंट हो जाने का मतलब कि स्लोप 0 हो गया, एक्स के पैरेलल चलने लगा ना, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे स्लोप इसका पॉजिटिव था, यहाँ 0 हो गया और यहाँ फिर पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव ही तो है। इसको ऐसे अगर खींचेंगे तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो इसमें स्लोप पॉजिटिव था, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो था वो ग्रेटर देन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा ये, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का ये पहचान हो गया कि स्लोप उसका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। किसमें, इन इंटरवल ए से लेके बी तक में, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए इंटरवल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें सिर्फ इंक्रीज ही करते जा रहा है, स्लोप कहीं भी 0 नहीं हुआ है इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इन इंटरवल ए बी। इसमें आते हैं, इसमें पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर 0 हुआ, फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 तो था, इक्वल टू 0 भी है कुछ समय के लिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इन ए बी, ठीक है। यहां आते हैं, इसमें एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 मिल रहा है, इक्वल टू 0 कहीं नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी। और इस फंक्शन को बोलेंगे नेदर इंक्रीजिंग, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉर डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि इन इंटरवल ए बी, क्योंकि ए से बी के बीच का इंटरवल में अगर देखें तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और